नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर हिसार से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी नेता रणजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने मतदाताओं से अपील की है। और चौथी खबर तोशाम से है, जहां बढ़ते तापमान और नींबू के 160 से 200 रुपए किलो वाले आसमान छूते दामों ने आमजन को मुश्किल में डाल दिया है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें चारों बड़ी खबरों की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पहली खबर सीएम के दौरे से संबंधित है, जहां पर सीएम सैनी का आज हिसार दौरा था। वहीं दूसरी खबर मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, विपक्षियों पर उन्होंने यहां पर कटाक्ष किया है। वहीं तीसरी खबर निर्वाचन अधिकारी और डीसी की अपील को लेकर के है, मत प्रतिशत में। वहीं चौथी खबर महंगाई को लेकर के है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी नेता रणजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित तमाम नेतागण भी यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश विदेशों में नाम जाना जाता है। मोदी जी ने देश में काफी विकास कार्य किए हैं। भारत को हर प्रगति पर पहुंचाने का उन्होंने यहां पर काम किया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और नलवा में हमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में डालने हैं और रणजीत चौटाला को जिताना है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, सिर्फ भव्य भी गांव के टूर किए, रणधीर को सब गांव में नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे साढ़े साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे के करनो है, मैंने कहा अभी थे कुछ हमारा क्या करना है। खुली किताब है, 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। कि भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और किस्म का था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले, कोई तमिलनाडु तक जाना तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुने तो रणजीत जी की मजा भी है, पूरा खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको ये कहूंगा, कमल के बटन पे बटन दबा के यहां से जबरदस्त लीड दें, यहां से चुनाव में कमल का वोट करा के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। और हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। वहीं उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति ही मान्य होने की संभावना है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत साबित कर देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को भी हालातों का पता है, उन्हें पता है। उन्होंने एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव की बात की है, उसके बाद से वो भी चुप हो गए। जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहां सामने उपस्थित होंगे, तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा। तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध कर देंगे। अच्छा मंत्री जी, जो राज्यपाल को
तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही ये भी कहा है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है, कोई ऐसी चिंता और घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसी बात राज्यपाल कहते हैं तो हम अपना पूरा बहुमत सरकार के सामने पेश करने को तैयार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, एक तरफ विपक्ष कहती है कि राज्यपाल को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले या फिर सरकार कहें अभी भी आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है और लगातार कह रही है कि हमारे पास पूरा आंकड़ा है। तो आपके पास कोई अंदर की खबर हो? देखिए ज्योति, अगर हम इस पूरे तो एक मसला जो है पूरी तरीके से बनकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हरियाणा में वो तो मतलब जो ये पूरी कवायद या 7 हरियाणा 3 में एक मुद्दा बन तो ओपी, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, शायद आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने का प्रयास आपसे करेंगे। तो चंडीगढ़ से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार के अल्पमत में होने वाली बात को लेकर के इस मामले में विपक्ष लगातार घेरता हुआ सरकार को नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी ये कहना है, लगातार सामने आकर के मंत्रियों द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि हमारे पास पूरा बहुमत है। तो ओपी, दोबारा संपर्क आपसे कर रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, अपनी बात रखिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप जवाब दीजिए। आप आ रही है, मेरे को बिल्कुल की आवाज मिल रही है। ये कहना चाहूंगा कि वो ये हरियाणा में आने की वो भी दोबारा जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे, क्योंकि टेक्निकली खामी के कारण आपकी आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। तो चंडीगढ़ से आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है अल्पमत वाले मामले में। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हमारे पास पूरा बहुमत है। और वहीं अब मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम अपना पूरा आंकड़ा पेश करने को राज्यपाल के सामने तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष भी इस बात को जानता है कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं तो उनके पास भी पूरा आंकड़ा नहीं है। और एक ही बार उन्होंने बात कही, दोबारा वो भी चुप हो गए। और संवाददाता ओपी हमारे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओपी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ज्योति जी, बिल्कुल, अपनी बात रखिए। मैंने आपसे पूछा था कि अंदर की खबर कोई आपको मिल पा रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पूरा बहुमत है। हम इस पूरे मसले को देखें तो ये अब पूरा जो मसला है वो एक तरह से जो है वो सियासी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक चुनाव तक ही सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 जिन निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया था, उनका जो समर्थन वापसी पत्र है वो कल राज्यपाल ने तकनीकी आधार के ऊपर खारिज कर दिया। दरअसल तीनों विधायकों ने जिस ईमेल के जरिए जो सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का पत्र भेजा था वो उन विधायकों की नहीं थी, जिसके चलते राज्यपाल ने उसको संवैधानिक तौर पर सही नहीं माना है और उनको खारिज कर दिया। तो उसके बाद से अब मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ बचा है। लेकिन आज चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक थी, उस बैठक में जो संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर है उन्होंने शिरकत की थी और मीडिया से रूबरू होते हुए उनसे हमने सवाल जो है ये पूछा था कि सरकार के पास जो किस तरह का बहुमत है। तो उन्होंने अपनी सरकार का बहुमत वर्बली तौर पर नहीं बताया, लेकिन एक दावा जरूर किया कि अगर किसी भी सूरत में सदन के अंदर मेजोरिटी टेस्ट पास करने की अगर नौबत आती है तो बीजेपी बड़े आराम से उसको पास कर लेगी। अंकगणित कोई बताने की जो है हमें जरूरत नहीं है, जब स्थिति आएगी तब उसके ऊपर हम देखेंगे। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, विपक्ष अपना होमवर्क कर रहा है। तो देखिए, अब तक जो कहा जा रहा था कि सरकार मत में कल जो 3 विधायकों का जो लिखा गया पत्र जो राज्यपाल ने खारिज कर दिया क्योंकि उनकी मेल से नहीं गया था, तो सरकार और विधानसभा के रिकॉर्ड में, गवर्नर हाउस और हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड में ये 3 निर्दलीय विधायक आज भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो है आधिकारिक तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
वहीं अगर दूसरी बात करें तो पूरा मसला एक सियासत के तौर पर हो रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस के इसका इन तीनों निर्दलीय विधायकों का समर्थन करना था तो क्या उनको इतना भी नहीं पता था कि किसी की मेल से जो है वो ईमेल गवर्नर को करने पर जो है वो पता नहीं लगेगा? क्या कहीं ना कहीं एक गेम, सिर्फ गेम ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव में उसका फायदा जो है लेने की कोशिश की जा रही है? जी, लेकिन ये आप एक बड़ा मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है ओपी, क्योंकि एक तरफ से आपने कहा टेक्निकली इसको सही नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो वास्तविक रूप में विपक्ष के साथ जाना चाहते हैं या सरकार से समर्थन छोड़ना चाहते हैं तो क्या इसकी कोई दूसरी प्रक्रिया हो सकती है या फिर उन लोगों का कोई बयान सामने आया हो? देखिए सोनिया, कौन विधायक किस पक्ष में रहेगा ये उनका व्यक्तिगत फैसला होता है और इसके लिए व्यक्तिगत फैसले के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रणजीत सिंह चौटाला है वो सरकार में बिजली मंत्री भी हैं, लेकिन उनको टिकट पहले जब टिकट मिली तो टिकट से पहले उन्होंने जो अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा अब पिछले दिनों मंजूर हुआ। करीबन पूरे 1 महीने के बाद उनका इस्तीफा जो मंजूर हुआ, वो मंजूर होने का कारण ये था कि उन्होंने अपना इस्तीफा अपनी ईमेल से भेजा था, जबकि वो व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा स्पीकर से नहीं मिले थे। जब वो विधानसभा स्पीकर से पिछले हफ्ते मिले तो उसके बाद उनका जो इस्तीफा जो मंजूर कर लिया गया बैक डेट में। लेकिन यही प्रोसेस जो अगर शायद 3 निर्दलीय विधायक अपनाते तो वो राज्यपाल से मिलकर भी तो अपना जो पत्र दे सकते थे, उनके कार्यालय में दे सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय इन लोगों ने एक थर्ड पर्सन की ईमेल से जो है अपने समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया, जो कहीं ना कहीं एक सियासत की तरफ ही जो कोरा इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो पूरा घटना चक्र हुआ है क्या ये आने वाले चुनाव पर कोई फर्क डालेगा? क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से पूरी बयानबाजी कर रहा है, कभी राज्यपाल को पत्र भेज रहा है, कभी मिलने का समय मांग रहा है, वहां इनेलो भी सामने आ गई, जेजेपी भी सामने आ गई, कांग्रेस भी सामने आ गई, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपने बचाव में बार बार यही कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पूरा बहुमत है या फिर हम पेश करने को तैयार है। तो ऐसे में राजनीतिक समीकरण कुछ बदलते हुए आपको दिख रहे हैं? इस पूरे मसले की अगर हम बात करें तो अगर विपक्ष किसी भी सूरत में इस लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में अगर कामयाबी होता तो शायद उनको कुछ फायदा हो जाता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो किसी भी तरह का फायदा शायद ही चुनाव में जो हरियाणा के अंदर उठा पाए, क्योंकि 15 मई तक राज्यपाल जो है वो अपने हैदराबाद में अपने गृह नगर में गए हुए हैं और उसके बाद वो वापस आएंगे। उसके बाद उनसे 3 निर्दलीय विधायक मिलने के लिए समर्थन मांगेंगे, फिर वो समर्थन देंगे, फिर उसको पढ़ने में जो टाइम लगा देंगे। अगर इसके बाद अगर कुछ होता है तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट भी देंगे, तो मान के चलें कि 25 तारीख के बाद ही कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट होगा। जी ठीक है ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने मतदाताओं से अपील की है कि वो जब भी वोट डालने के लिए जाएं तो अपना मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर ना जाएं। हालांकि बूथों पर ऐसे सामान को रखवाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि बूथ पर किसी भी मशीन में कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व में रखी गई मशीनों को तुरंत बदल दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी परेशानी उनको वोट डालने में न आए। तो बिल्कुल ही जो चुनाव आयोग ने अब की बार कई पोर्टल और कई ऐप्स लॉन्च करी हैं, तो वोटर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, चाहे आप 1950 पे भी फोन कर सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है या पोर्टल भी है, तो वहां पे जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड का जो आपका नंबर है तो वो डाल के अपनी वोट की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे जो हमारे बूथ हैं 1572 हमारे बूथ बने हैं, तो इसके लिए हमने 1572 प्लस 16% का भी रिजर्व रखा है, तो 116% के हिसाब से हमने पार्टी बनाई। तो मत प्रतिशत को लगातार बढ़ाने के लिए कोशिशें जो है वो प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी की जा रही है। और इसी बीच हरियाणा में एक और जो है कोशिश यहां पर करते हुए जो है प्रशासन नजर आया है। मतदान केंद्रों को लेकर के जो व्यवस्था है उस बारे में जानकारी दी गई। निर्वाचन अधिकारी और डीसी ने अपील की है लोगों से कि मत का प्रयोग जरूर करें, और इस अपील में यह भी शामिल है, उन्होंने कहा है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी होता है, चाहे मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसे मतदान केंद्र में लेकर के न जाएं। उन्होंने ये भी कहा साथ ही अगर आप
थोड़ा दूर से हैं, अगर लाते हैं तो उसकी व्यवस्था भी वहां पर की गई है कि आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग व्हीलचेयर यानी दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी है। कुल मिलाकर के इसका जो मकसद है वो यही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़े, लोग अपने मत का प्रयोग करें, लोग जागरूक हो, क्योंकि बीते 4 चरणों में जब से हम देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, मत प्रतिशत कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पार्टियों के लिए तो चिंता का विषय है ही है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से लाइव। मोनू, लगातार कोशिश की जा रही है कि मत प्रतिशत बढ़े, ऐसे में हरियाणा के चुनाव अब नजदीक है, तो क्या कुछ कोशिशें प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, क्या कुछ कोशिशें चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही हैं? देखिए ज्योति, अगर गुजरात की बात की जाए, क्योंकि 25 मई को जो है वो वोटिंग होनी है। वोटिंग जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदान किस तरीके से होगा, क्योंकि मतदान की जो मात्रा है यानी कि जो है मतदान बढ़ाने की यहाँ पर प्रयास यहाँ पर काफी किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जगह जगह जो है वो जागरूकता यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो स्कूली बच्चों का सहारा लिया जाए, चाहे वो जगह जगह होर्डिंग लगाई जाए। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि इन तस्वीरों में भी एक चिन्ह निशान यानी कि जो है कहीं ना कहीं मतदान यानी कि अपना हक जो है वो कहीं ना कहीं जो अपना मतदान है उसका उपयोग करें। सबसे ज्यादा मतदान किस तरीके से कराया जाए, किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता भी जो है यहाँ पर फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो फरीदाबाद के निर्वाचन जो अधिकारी हैं और साथ ही जो है फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव लगातार जो है वो प्रयास में लग रहे कि जो मतदान है उसकी संख्या कैसे बढ़े, किस तरीके से ज्यादा जो है मतदान हो सके, ताकि कोई जो है लोग जागरूक हो सके। तो इसको लेकर के भी यहाँ भी काफी प्रबंध किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्योति, जिस तरीके से वोट जो है 25 मई को होनी है, इसके साथ साथ जो है निर्वाचन अधिकारी ने भी यहाँ पर ये जो है वो बताते हुए बताया कि जिस तरीके से देखा जाए जिस दिन वोटिंग वहां पर होनी है उसके चलते वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि मोबाइल या कोई और अन्य वस्तु वहां पर नहीं लेके जा सकते अंदर। इसका भी जो है वो सबसे ज्यादा पहले सब अपने घर रख करके तब यहाँ पर मतदान करने के लिए आए। अगर कोई भूल चूक में लेकर के आया है तो उसका जो है रखने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। और मैं उसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर व्हील चेयर की भी बात यहाँ पर की गई है, जिस तरीके से लोगों को आने जाने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वोटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, अपने मतदान को उपयोग करने में, उसको लेकर के भी यहाँ पर व्हील चेयर का इंतजाम यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ज्योति, सबसे बड़ी यहाँ पर मशीनों की भी जो है एक्स्ट्रा में व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आए मशीन में तो तुरंत दूसरी मशीन लगा दी जाए। तो यानी कि देखा जाए तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ ज्योति मैं बता दूं कि दूसरा जो कहीं ना कहीं मतदान जो बढ़ाने का उपयोग है वो यहाँ पर एक जो आकलन यानी कि जो सर्वे फरीदाबाद के लोकसभा का कराया है, लगभग 350 लोग ऐसे हैं जो वोटिंग यानी कि बूथ तक नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार उनके पास जाएगी, चुनाव आयोग के अधिकारी उनके पास जाएंगे, उनका मत जानेंगे और कहीं ना कहीं वो वोट डालने का काम वो भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए जो कि सबसे ज्यादा वोटिंग यानी कि मतदान बढ़ाने का काम 350 लोगों का के घर पर जाकर के वो मतदान का जो है उपयोग यहाँ पर लोग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर ज्योति की गई है। बिल्कुल। और जैसा कि बीते दिनों 1-2 मामले भी ऐसे सामने आए थे 4 चरणों में, जहां पर लोग मोबाइल लेकर के बूथों में पहुंच गए थे, उसके बाद से वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लगा दिया था स्टेटस पे, हालांकि उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। तो इसको देखते हुए भी पूरी तरीके से सतर्क एक तरीके से जो है चुनाव आयोग लोगों को कर रहा है कि इस तरीके की हरकतें ना करे, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बेहतर होगा कि आप घर पर ही रख के जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देने के बजाय जो स्कूलों में बीते दिनों जाया जा रहा था, स्कूलों में लोगों को जागरूक किया जा रहा था, रैलियां निकाली जा रही थी, क्या इस तरीके की चीजें भी कोई देखने को मिल रही हो वहां? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो निर्वाचन अधिकारी है यानी कि चुनाव आयोग वो लगातार जो है वो कॉलेजों में पहुंचने का काम कर रही है, वहीं स्कूलों में पहुंचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, वहीं बच्चों का भी सहारा यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों का जो है कहीं ना कहीं सहारा जो है वो जागरूकता में लिया जाता है, क्योंकि हर जो स्कूल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो सभी बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं आप अपने
आसपास के एरिया में घुमा करके जो है वो मतदान का जो है वो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभियान यहाँ पर चलाया जाता है। और वही देखा जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार अगर देखा जाए तो कई स्कूलों के बच्चों ने जो है वो जागरूकता फैलाने का काम यहाँ पर किया। कहीं ना कहीं मतदान सबसे ज्यादा करने की अपील जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई। लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव आयोग के लोग जो है वो स्कूल में भी पहुंच करके अपने बच्चों उन विद्यार्थियों को जो है वो जागरूक कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा अपने जो है अपने माता पिता से बोले कि सबसे ज्यादा पहले मतदान करके आए, उसके बाद घर का काम करें। तो इस तरीके से यहाँ पर जागरूकता अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ज्योति आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज यानी कि जो मोबाइल लेकर के अंदर गए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक फोटो खींच करके वायरल यहाँ पर किया गया, तो कहीं ना कहीं खलबली जरूर चुनाव आयोग में जरूर मच गई थी और कहीं ना कहीं इस पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। लेकिन फरीदाबाद में इस तरीके के हालात ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से सख्ती से जो है यहाँ पर निपटने का काम करेगी चुनाव आयोग। और कहीं ना कहीं इस तरीके की ढिलाई ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से मुस्तैद चुनाव आयोग नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मोरू, और एक तरीके की बात अगर की जाए तो इस बार चारों चरणों में एक चीज कॉमन देखने को मिली, मत प्रतिशत हर बार पिछले बार की अपेक्षा कम रहा। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, वो सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा कारण निकल करके ये भी सामने आ रहा है, कई सारे लोग कई सारी जगहों पर बहिष्कार कर रहे हैं वोटों का। कह रहे हैं कि कहीं सड़क नहीं बनी, कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, तो उन कारणों की वजह से लोग बहिष्कार करते भी हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लगातार फील्ड में बने रहते हैं, क्या आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हो या ऐसी कोई खबरें सामने आ रही हो कि लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा हो? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं फरीदाबाद की लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र में जो है कुछ ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है 215 दिन जो है वो मोहना गांव के लोगों को हो चुका है। वो धरने पर बैठे कट को लेकर के, मांग को लेकर के यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर से कई बार गुहार यहाँ पर जो है वो लगा चुके हैं कि उनको जो है कि ग्रीन एक्सप्रेस पर जो है मोहना गांव में कट देना चाहिए। उसको लेकर के वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी समय से बैठे। फिर एक महापंचायत भी वहां पर हुई और कहीं ना कहीं वो महापंचायत में बड़ा अहम फैसला यहाँ पर लिया गया कि कहीं ना कहीं नोटा पर सबसे ज्यादा वोट करने की यहाँ पर अपील की गई और मतदान का उपयोग भी यहाँ पर करने को कहा गया। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जिस तरीके से सबसे बड़े मुद्दे जो होते हैं लगभग जो सड़क, नाली, पानी, इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर विरोध करते हुए जरूर लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे वो अन्य पार्टी के हो। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से जो कि आपने कहा कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए लोग भी काफी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नोटा पर भी जो है वो वोट करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम पार्टियों को लेकर के, क्योंकि सबका अपना मत का जो है उपयोग करने का सही फैसला वो खुद कर सकते हैं, तो उसको लेकर के भी काफी कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी यही बार बार जो है वो चेतावनी की बात यहाँ पर की जा रही थी। सबसे ज्यादा वो मतदान यानी कि सरकार बनाने को लेकर के जो है वो मतदान करे, कहीं ना कहीं सही तरीके से मतदान करे, नोटा पर ना करे। बिल्कुल और यही कोशिशें जो है लगातार चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है कि लोग जागरूक हो और अपने मत का प्रयोग कर सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मई के महीने में ही तो शाम में बढ़ते तापमान और नींबू के 160 से 200 रुपए किलो वाले आसमान छूते दामों ने आमजन को मुश्किल में डाल दिया है। गर्मी के मौसम में नींबू इंसान के लिए अमृत फल का काम करता है। नींबू के बढ़ते दामों का बुरा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं नींबू विक्रेता की माने तो इस वक्त नींबू दूसरे प्रदेशों से आता है जिसका भाड़ा ही इतना अधिक होता है, जिस कारण से इसके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि दूर से आवक और स्थानीय पैदावार कम होने से नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। आप जो है यहाँ पर नींबू बेच रहे हैं, तो पहले के मुकाबले जो है नींबू के रेट में कितना इजाफा हुआ है, इसके बारे में बताएं। पहले से तो चल रहा था 20 रुपये पहिया, 30 रुपये पहिया बिक रहा था। और अब क्या रेट बिक रहा है? अब तो 40, 50 रुपये। तो क्या कारण है रेट बढ़ने का? तो क्या बता सकते हैं, जल्दी से महंगा हो रहा है, करे क्या। अच्छा, तो इसके कारण जो है आपकी बिक्री में भी क्या कुछ फर्क पड़ा है? आप जो है यहाँ पर नींबू लेने आए हैं, हाँ। तो पहले क्या रेट था और अब आज जो आपने खरीदा है किस रेट आप तो 200 रुपये किलो है, नहीं 50 के पहिया। और पहले क्या रेट था इनका? पहले तो थे 100 रुपये किलो, तो 25 का पहिया, डबल महंगाई हो। तो ये जो इतने महंगे हो गए हैं, तो इसके कारण आप जो है कितना ले रहे हैं? पहले से कम ले रहे हैं या फिर पहले ज्यादा ले रहे हैं? 20 रुपये 25 का लिया है, आधा पहिया।
पहले पाइया चंदा वादा पाइया दिया, इसमें गुजारा करना पड़ेगा। तो क्या कारण बता रहे हैं भी ये महंगे होने का? महंगाई का कारण, ये महंगाई बता रहे हैं कि पीछे तो महंगाई है। गर्मी के कारण भी आप खरीद रहे हैं? हाँ, गर्मी के कारण खरीदा है, नींबू की ज्यादा खपत गर्मी का कारण होगा। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।